कि जनता एक बार फिर से 2024 के जैसा ही इलेक्शन का रिजल्ट देने जा रही है और समाजवादी पार्टी पे पूर्ण विश्वास देके हमको यहाँ पे सीट जिता के दे रही है। गणेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गणेश जी, देखिए, जो विपक्षी दल है और फिलहाल रुझानों में वो पीछे है, वो तब तक यही कहेगा जब तक असल नतीजे नहीं आ जाते कि अभी जल्दबाजी है, अभी जल्दबाजी है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये लीड 10,000 की जो लीड है 3 राउंड के बाद, ये अब उस जगह पर आप पहुंची है कि इसमें एकदम से बड़ा परिवर्तन हो जाए? क्या ये संभव है? नहीं, परिवर्तन हो सकता है और चुनाव की जो काउंटिंग होती है, जैसा कि प्रवक्ता ने बताया है कि 25 राउंड की काउंटिंग होगी, तो बदलाव हो सकता है। लेकिन दिलचस्प मामला यह है आस्था की, मिल्कीपुर चुनाव जो है ना, ये पूरे चुनाव जितने भी हो रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन मिल्कीपुर हॉट सीट है। क्यों हॉट सीट है? क्योंकि प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, खासकर बीजेपी की। मैं कल भी बोल रहा था। तो मिल्कीपुर का चुनाव जो नतीजा है वो सभी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है। देश की निगाहें भी हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो बीजेपी की जो एक तरह से वहां पर सीटें घटी हैं, उसमें मिल्कीपुर का चुनाव जीत जाती है अगर बीजेपी, तो उसके लिए एक तरह से कहते हैं एक ताकत आएगी। उसको लगेगा कि हम जो गलतियां की है उसको हम सुधार सकते हैं। तो मिल्कीपुर चुनाव एक तरह से ऐतिहासिक चुनाव इसलिए होगा बीजेपी के लिए। समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अयोध्या का सीट उनके पास है। लेकिन ये जो चुनाव की जो खूबसूरती है ना, कि बदलाव होता है और बदलाव होना चाहिए, और ये साफ साफ दिख रहा है। आप सोचिए कि वहां मुख्यमंत्री कई बार जा चुके हैं, वहां अखिलेश यादव ने जिस दमखम के साथ में चुनाव प्रचार किया, लेकिन आजकल का जो चुनाव हो रहा है ना, इतना तीखा हो रहा है, इतना जबरदस्त होता है कि उसमें मुद्दे गायब हो जाते हैं। जो वहां के मुद्दे गायब हो जाते हैं। चुनाव के दरमियान ही आपको कुंभ का जो भगदड़ हुआ, वो मुद्दा इस रिजल्ट में आता है कि नहीं आता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, बहुत कुछ बताएगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है, वो भी एक तरह से आपके सामने में है। लेकिन अयोध्या लोकसभा का मिल्कीपुर चुनाव बहुत मायने रखता है, खास करके बीजेपी के लिए। उनके लिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण होगी। समाजवादी पार्टी अगर हारती है तो वो बहुत बड़ा उनकी हार नहीं कहलाई जाएगी। ये देखने वाली बात होगी आज। जी जी। मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मनीष अग्रवाल जी, अभी तक एक ट्रॉफी के तौर पर, एक मैस्कॉट के तौर पर अवधेश प्रसाद को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जगह जगह साथ लेकर के जा रहे थे। लेकिन अभी अगर रुझानों में देखें तो जिस प्रकार की लीड बीजेपी ने ली है, अगर इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये 1-1 से स्कोर टाई हो गया, तो फिर अब ये मैस्कॉट और ट्रॉफी वाला कल्चर अब नहीं हो पाएगा। यदि होगा तो फिर एक के जवाब में दूसरा भी होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही जून 24 का रिजल्ट आया, उन्हें अयोध्या का नरेश कह दिया था। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके के नैरेटिव नहीं बनाने चाहिए। अयोध्या के नरेश, भारत के नरेश राजा राम थे, हैं और रहेंगे। उसका परिणाम अब इन्हें चुनावों में देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है 3 राउंड में जैसी जीत भाजपा को मिल रही है, हम तो 50,000 वोट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो सकती है। यह देखना पड़ेगा कि आप जनता को किस तरीके से बताते हो। क्या वो अयोध्या के नरेश हो जाएंगे एक जीत से? मिल्कीपुर में अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं, वहां से अयोध्या के जो सांसद हैं वो आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। ऐसी क्या मुश्किल है, ऐसी क्या मजबूरी है? क्या आप सनातन का इस तरीके से विरोध करोगे कि वहां के सांसद होने के बाद भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जाके दर्शन कर सको? मिल्कीपुर जाके लौट आते हैं, कुंभ में स्नान की वीडियो रिलीज होती है, फोटो रिलीज होती है, हरिद्वार में स्नान की होती है, लेकिन राम मंदिर से परहेज कर रहे हैं। तो जनता इन चीजों को समझती है कि जो फॉल्स नैरेटिव जून में क्रिएट करा गया था, वो नैरेटिव अब चल नहीं पाएगा। अभी आप देखिए, आप इलेक्शन के रिजल्ट की जिक्र कर रहे हैं और सब लोग कुंभ का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। तो 84 में जो सिख दंगे हुए थे, उसमें अभी पिछले हफ्ते जगदीश टाइटलर जी कोर्ट में पेश हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी चल रही हैं। जनता सब चीजों को देखती है, चाहे वो दिल्ली का मैंडेट हो, चाहे वो मिल्कीपुर का मैंडेट हो। जनता ने ये क्लियर कर दिया है कि जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारी सुनेगा, हम उसको वोट देंगे। अगर आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम 6 महीने में अपने मताधिकार का फिर से प्रयोग करके अपना निर्णय बदल देंगे और आपको बार बार ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको जनता की
सेवा करनी है, आपको जनता के आदेशों का पालन करना है, आपको अपने आदेश जनता को नहीं देने हैं। आपके ये कह देने से 66% वोट पड़ा है, आज तक का सबसे ज्यादा वोट मिल्कीपुर में पड़ा है। फिर आप कह रहे हो प्रशासन और तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। अगर 20, 25, 30% वोट पड़ता है तब तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को वोट देने से रोका गया, लेकिन 66% का एक अभूतपूर्व मतदान है, इसमें किसी को रोका गया, ये कैसे प्रतीत होता है? आप देखिए कुदरकी का भी जो रिजल्ट आया था, मुझे लगता है कि आज मिल्कीपुर का जो रिजल्ट है वो भी एक केस स्टडी होगा, आगे के पढ़ने के लिए उदाहरण होगा। अगर मुख्यमंत्री जी वहां 10 बार जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो हर जिले में जाएं। और हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत ध्यान मिल्कीपुर जैसी जगह के लिए दे रहे हैं, तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। अयोध्या में किस तरीके से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, रास्ते नहीं है, जगह नहीं है, क्या अयोध्या की अर्थव्यवस्था में इससे बदलाव नहीं आ रहा जब वहां इतने टूरिस्ट आ रहे हैं? जनता इस बदलाव को समझ रही है, लेकिन जो जून के चुनाव में फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया। महाराष्ट्र के रिजल्ट ने, हरियाणा के रिजल्ट ने और आज दिल्ली के रिजल्ट ने, आप देखिए बीजेपी इस समय आपके ही चैनल पे मैं देख रहा हूं 44 सीटों पे लीड कर रही है। ये बहुत देर तक अब ऐसे चेंज नहीं होता है। बीजेपी 45+ सीट से वहां भी सत्ता में आएगी। तो जनता हर जगह एंडोर्स कर रही है। क्या हर जगह सिर्फ वोटर गलत है? क्या हर जगह चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जब आपने यूपी में अभूतपूर्व जीत लोकसभा के चुनावों में अर्जित करी, तब भी यही इलेक्शन कमीशन था, यही पुलिस थी, यही जनता थी। आपको जनता के मताधिकार का सम्मान करना पड़ेगा। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। प्रियंका जी, फिलहाल दिल्ली का बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं कि 45 से ज्यादा सीटों पर रुझानों के अंदर बीजेपी लीड कर रही है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी जो है वो 21 से 22 सीटों के आसपास रुझानों में फिलहाल आगे है, यानी कंफर्टेबल बहुमत को क्रॉस कर चुकी है बीजेपी रुझानों के अंदर दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं वो सब पीछे चल रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे आतिशी मार्लेना हो, या फिर अवध ओझा हो, अरविंद केजरीवाल खुद हो, ये सभी लोग पीछे चल रहे हैं। प्रॉपर चेकिंग। आम आदमी पार्टी अपने कर्मों से पूरी तरीके से बाहर है। आप जिस तरह से देखिए कि दिल्ली का जो पूरी तरीके से पोल्यूशन हो, चाहे वहां यमुना की बात हो, तो हर मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल नजर आई। पर फिर भी मैं कहूंगी कि जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे परसेंटेज चेंज होगा और कांग्रेस एक अपनी पूरी पोजीशन लेगी। और कांग्रेस वैसे भी पूरी तरीके से देखा जाए तो जो मॉडल पेश किया गया था, वो पूरा मॉडल जो था वो पूरी तरीके से शीला दीक्षित जी का जो काम किया हुआ है 15 साल लगभग, तो वो पूरी तरीके से जनता के सामने रखा गया। और जनता दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुमत में काफी पिछड़ गई है रुझानों के अंदर, और बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, जो उसकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। प्रियंका गुप्ता जी साथ में है। प्रियंका जी, कांग्रेस की परिस्थिति तो पिछले बार से भी खराब हो गई है। मात्र एक सीट, इतनी देर हो गई, आप देखिए 9:30 बजे का वक्त हो रहा है, एक से आंकड़ा ऊपर नहीं बढ़ा है, और आप कह रही हैं कि कांग्रेस अपनी पोजीशन लेगी। किस आधार पर? जिस तरह से अभी शुरुआती रुझान है, तो आस्था जी अभी इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए, जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाती है वैसे वैसे जो है चेंजेस आते हैं। परंतु एक सीट पर ये रुकी रहती, तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत एक तरीके से देखा जाए। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से ये कहा है कि भाई आप बता दीजिए कि शाम जो 5 बजे के बाद का डाटा है, उसमें 72 लाख वोटों की संख्या कैसे बढ़ गई। दूसरी चीज, हमने ये डिमांड की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांगा है कि आप हमें जो चुनाव की जो वोटर लिस्ट होती है, जो लोकसभा की थी और जो इस महाराष्ट्र में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसकी वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए।
पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जीत थी महाराष्ट्र में, और पूरी तरीके से मैं उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको भी सामने रखना चाहती हूँ कि लगातार अगर एक सीट पर ही कांग्रेस रहती है तो इतना मुझे नहीं लगता कि किसी आप पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा अच्छा काम किया था? भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान विरोधी रही है। जिस तरह से किसानों की 700 किसानों की हत्या हो गई, जिस तरह से महाकुंभ में जो है आज तक डाटा नहीं दे पा रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी अगर इमेज की बात करें, छवि की बात करें, तो चाहे वो विदेश में डंका बजना हो, जो डंका फट चुका है, विदेश से लगा जो लोग आए 104 लोग, मैं मानती हूँ कि वो लोग इलीगल ढंग से गए, पर फिर भी जिस तरीके से उनको वापस लाया गया वो एक सवालिया निशान है कि उन्हें चेन में बांध कर लाया गया। और ये तरीका अगर है तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जो विश्व में डंके की बात करती है, जो बात करती है कूटनीति की। तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से फेल है भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, चाहे वो स्वास्थ्य का बजट हो, चाहे वो शिक्षा का बजट हो। जो सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर नहीं फोकस कर सकती, वो सरकार क्या कल्याणकारी नीतियों की बात करती है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सवालों के घेरे में है, जिस तरह से वो घटिया शायरियां सुनाते रहते हैं और जिस तरह से सवालों के जवाब से वो बचते नजर आते हैं, तो मुझे लगता है इसके पीछे थोड़ी देर दाल काली है। उसका पूरी तरीके से हमने विरोध किया है और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जनता के सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र होता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और पारदर्शिता से बात पूछते हैं तो वो हेल्पलेस सीएम दिल्ली नहीं चाहती है। एजुकेशन पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बन रही थी और बाथरूम्स को क्लासरूम में गिनाया जा रहा था। हेल्थ केयर फैसिलिटी जीरो थी। एग्जैक्टली 5 साल पहले इस समय जब कोरोना काल था तो हालात क्या थे? इसीलिए जैसा मैंने कहा, कीचड़ पूरा फैल चुका था और कमल कीचड़ में खिलना तय था। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से अभी से जो है जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया जाना शुरू हो चुका है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है और लगातार बीजेपी नेता जो है वो जनता का धन्यवाद करने के लिए आगे आने लगे। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ रुझान है, रुकिए जरा, अभी जीत का जश्न मत मनाइए, बहुत कुछ पलट भी सकता है। कर ले अपनी और बड़ी हार का, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इस बार 50 से अधिक सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है और वह जो है एक बड़ा ही अभूतपूर्व जो है ये परिणाम आने वाला है। मैं प्रियंका गुप्ता जी की बात सुन रहा था, कांग्रेस की जो स्थिति है, उनके नेता की जो स्थिति है, उसके बाद प्रवक्ताओं को जिस तरीके से क्या कहते हैं एम्बेरस होना पड़ता है और यहाँ पे डिबेट पे आकर के सवालों का जवाब देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के कारण हार रही है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी, 27 से 28 राज्य होंगे, मेरी गलती सुधार लीजिएगा, 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 21वां केंद्र शासित राज्य दिल्ली